हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और माय डियर आपके सामने प्रश्न है, कहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। देखिए, आप लोग समझते होंगे अल्सर के मतलब क्या होता है, छल्ला होना, घाव होना। कोलाइटिस कोलोन से बना हुआ कोलाइटिस है। कोलोन मतलब क्या होता है, बड़ी आंत, समझ गए, बड़ी आंत का पार्ट होता है। और आइटिस जहाँ लगा होता है हम समझते हैं इन्फ्लामेशन है कोलोन का। तो अल्सर के साथ में, छल्ला के साथ में कोलोन में इन्फ्लामेशन होता है, उसी को अल्सराइटिव कोलाइटिस कहते हैं, समझ गए। यह चाइल्ड हेल्थ बच्चे में ज़्यादा होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है, देख लीजिए। यह आंत की शोथयुक्त व्याधि है। शोथयुक्त मतलब इन्फ्लामेशन है, आंत का इन्फ्लामेशन है, जो कोलोन से लेकर रेक्टम तक रहता है। जो बड़ी आंत के कोलोन से लेकर, चूँकि बड़ी आंत ही आपका मलाशय से ज्वाइंट रहता है, भोजन पचने के बाद बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में जाता है, अपशिष्ट जो मल के रूप में होता है। तो जो कोलोन का भाग होता है, बड़ी आंत का जो कोलोन है और जो रेक्टम है, इस दोनों के बीच में यह कहीं भी जो है हो सकता है यह अल्सराइटिव कोलाइटिस। शोथ श्लेष्मा अधोश्लेष्मा को प्रभावित करता है। अब यह जो शोथ होता है, इन्फ्लामेशन, या यूं कहा जाए यह अल्सर जो होता है, यह कोलोन से लेकर मलाशय के आंतरिक लेयर, यानी जो श्लेष्मा जो झिल्ली होता है, आंतरिक जो लेयर होता है, उसमें यह छल्ला और सूजन वगैरह हो जाता है, समझ गए, जिसके कारण उसमें घाव हो जाता है, पस हो जाता है और ब्लीडिंग जो है होने लगता है, और कोलोन में एडिमा मीन्स सूजन हो जाता है। तो आप लोग समझ गए कि यह कोलोन में एक प्रकार से छल्ला पड़ जाता है, उसमें घाव बन जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग होता है और उस कोलोन में सूजन हो जाता है। और ये चीज़ें कोलोन से लेकर रेक्टम तक जो है हो सकता है, उसी को अल्सराइटिव कोलाइटिस कहते हैं, समझ गए। अगर आप लोग नहीं समझे तो एक बार और समझिए। अल्सराइटिव कोलाइटिस एक सूजन है, आंत रोग का। आंत का क्या है, सूजन है। जो बड़ी आंत यानी कोलोन या मलाशय या दोनों की परतों में जलन होता है, सूजन होता है और अल्सर होता है, इसका कारण बनता है। मतलब जो अल्सराइटिव कोलाइटिस होता है उसमें सूजन भी होता है, समझ गए। सूजन के साथ साथ उसमें छल्ला भी पड़ जाता है, जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं। जलन होता है और उसमें सूजन हो जाता है। यह बड़ी आंत और मलाशय के आंतरिक लेयर में होता है, जिसके कारण उसमें घाव और सूजन हो जाता है। ओके, यह सूजन जो होता है यह बृहदांत की परत में घाव पैदा करता है, वही बड़ी आंत के निचली लेयर में जो है घाव पैदा करता है, जिसे अल्सर कहते हैं। यह आमतौर पर मलाशय से शुरू होता है और ऊपर के कोलोन तक फैला रहता है, या फिर पूरे बड़ी आंत तक हो सकता है, और यही अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, समझ गए। चलिए, अब इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे अभी ऊपर जो देखे हैं वही तो लक्षण हो जाएगा। जैसे मलाशय से रक्त स्राव होना, अब घाव हो जाएगा, उसमें अल्सर हो जाएगा, पस होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग निकलेगा मल के द्वारा, मलाशय से। उदर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, क्योंकि बड़ी आंत जो है पेट का हिस्सा है, तो वहाँ पे दर्द होगा अगर बड़ी आंत में छल्ला और सूजन है तो। जोड़ों में भी दर्द होगा, क्योंकि आपका भोजन सही से पचेगा नहीं, पानी का अवशोषण होगा नहीं, तो ज्वाइंट में पेन होगा। भूख में और वजन में कमी, भूख में भी कमी होगा, वजन में भी कमी होगा, क्योंकि आंत आपका भरा भरा लगेगा, आप भोजन सही से करेंगे नहीं, क्योंकि आपके पेट में जाने के बाद जलन हो रहा है, तो उसको से भूख और वजन में कमी होता है। ओके, मल त्याग के बाद अपूर्ण मल त्याग का एहसास। मल आप त्याग लेंगे, फिर भी आप मल जब नॉर्मल तरीके से कहीं बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा कि फिर भी जो है हमें मल लगा हुआ है, कंप्लीट मल नहीं निकला है, ऐसा एहसास होगा। रक्त युक्त दस्त होगा, जो उल्टी होगा उसमें जो है रक्त निकलेगा, साथ में जो मल होगा उसमें भी जो है आपके रक्त आ सकता है। तो ये जो है आपके लक्षण दिखते हैं अल्सराइटिव कोलाइटिस में। ओके, कारण में बात किया जाए तो कारण में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, समझ गए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह, या अन्य जो है आपको लंबे समय से कोई अन्य रोग के कारण भी ये सब चीज़ें हो सकता है। लंबे समय से कब्ज भी इसका कारण बन सकता है। ओके, प्रबंधन, अब इसका हम लोग प्रबंध कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। प्रबंध के लिए जो है औषधियाँ जैसे देख लीजिए, एजाइथियोप्रिन, कार्टिकोस्टेरॉइड, मेटनिडाजोल आदि एंटीबायोटिक्स देते हैं।
माय डियर, मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जो दिया जा सकता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है यह एक स्टेरॉइड दवा होता है जो सूजन वूजन दर्द उर्द को कम करता है, समझ गए। दूसरा है बच्चे को फॉलिक एसिड देते हैं ताकि जो ब्लीडिंग के माध्यम से जो ब्लड कम हो उसको पूर्ति करे फॉलिक एसिड। तीसरा है स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं जैसे बुडेसोनिड और प्रेडनिसोन, समझ गए। यह स्टेरॉइड दवा होता है जो स्टेरॉइड दवा सूजन दर्द समझ गए अल्सर वगैरह सब में काम करता है। चौथा है संतुलित आहार, उच्च प्रोटीन व उच्च कैलोरी युक्त आहार बच्चे को देकर पोषण न्यूनता को ठीक करेंगे। अगर मान गए अल्सराइटिव कोलाइटिस है तो बच्चा जो है भोजन त्याग सकता है, भोजन कम कर देगा। तो आपको जितना ही भोजन बच्चे को देना है कोशिश करें कि उसमें उच्च प्रोटीन हो, उच्च कैलोरी हो, ऐसा भोजन देकर उसके न्यूनतम पोषण की भी जो ज़रूरत है उसको ठीक करेंगे। ओके। औषधि, पांचवा पॉइंट है औषधि चिकित्सा के प्रभावी न होने पर कोलोन कैंसर के खतरे को कम करने हेतु सर्जरी द्वारा कोलोन को निकाल दिया जाता है। इस सर्जरी को कोलेक्टोमी कहा जाता है। माय डियर, अब मान गए हम लोग जानते हैं कि अगर मुंह में हो या कहीं भी जगह पर अगर लंबे समय से अगर छल्ला पड़ रहा है, अल्सर हो रहा है और वह अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वह कैंसर की खतरे के निशानी हो सकता है। तो इसी कारण अगर कोलोन में अगर कैंसर हो रहा है और वह कैंसर सही नहीं हो रहा है, दवाई काम नहीं कर रहा है, कोई थेरेपी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं सर्जरी के द्वारा कैंसर के खतरे को कम करने के लिए कोलोन को ही काट के निकाल देते हैं और उससे सर्जरी को कोलेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पे ये सर्जरी संभव है तो कोलेक्टोमी हो जाएगा। अब सर्जरी का देखभाल भी पूछ सकता है तो आप लोग को लिखना है। ओके। अब इसमें नर्स क्या क्या करेगी, नर्सिंग हस्तक्षेप, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होगा। ये तो हो गया आपका प्रबंध जिसमें दवाई हो, सर्जरी हो, ये सब करके बच्चे को पोषण देकर या दवाई जो भी है उसको देकर, सिम्प्टोमेटिक हो या मेन दवाई हो देकर बच्चे को कंट्रोल करेंगे, ठीक करने की प्रयास करते हैं। लेकिन नहीं ठीक होता है तो सर्जरी करते हैं। अगर सर्जरी संभव है तो सर्जरी संभव है, सर्जरी भी होगा प्रबंध में, तो यह सर्जिकल प्रबंध हो जाएगा। ओके। अब हम इसमें नर्सिंग हस्तक्षेप कैसे करेंगे, तो आहार प्रबंध के विषय में परिवार को निरंतर बताएंगे। अब इस प्रकार की बीमारी में बच्चे को कैसे आहार देना है, किस प्रकार का, इसके लिए जो है माता पिता को लगातार बताएंगे। ऐसे कारणों से निपटाना जो तनाव तथा भावनात्मक दायित्व को बढ़ाते हैं। अब ऐसे कारणों से निपटेंगे जो व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर तनाव और भावनात्मक तनाव को बढ़ाता हो। ओके। मुक्ति तथा पुनः रोगवर्धन वाले इस रोग से सामंजस्य स्थापित करने में बच्चे की सहायता करें। अब अल्सराइटिव कोलाइटिस जो होता है यह बार बार होता है, मतलब अगर एक बार हो जाता है ना तो यह बार बार होने की संभावना रहता है। तो ऐसे में बच्चे को सहायता करना चाहिए। बच्चे तथा परिवार की शैल क्रिया हेतु तैयारी में सहायता करें। अब यहाँ पे शैल क्रिया भी संभव है तो शैल क्रिया के लिए क्या करेंगे, परिवार को तैयार करेंगे। कम तथा बार बार, पांचवा पॉइंट है कम तथा बार बार भोजन जैसे अंडा, मिल्क शेक, क्रीम सूप, पुडिंग तथा कस्टर्ड खाने को प्रोत्साहित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो है बच्चे में ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा प्रोटीन देगा, समझ गए। छठा है यहाँ पे भोजन के पूर्व तथा बाद अच्छी तरह मुंह साफ कर देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन मुंह के माध्यम से न जाए। सम्मिश्रित भोजन के चयन से मुख के घावों की रोकथाम में सहायता मिलती है। सम्मिश्रित मतलब होता है कि सब मिला हुआ भोजन अगर देंगे तो उससे घाव के रोकथाम करने में मदद मिलती है। बच्चे तथा परिवार को एनजी ट्यूब से जो पोषण कराते हैं ना, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब पोषण, उसके बारे में सहायता देंगे। अगर मुंह से भोजन नहीं ले पा रहा हो तो डायरेक्ट उसके हम लोग क्या करते हैं, पेट में भोजन दे देते हैं एनजी ट्यूब के माध्यम से, समझ गए। नौवां पॉइंट है पुनर्वर्तन रोकने हेतु बच्चों तथा पालकों को बिना रुके औषधि उपचार निरंतर जारी रखने में सहायता करें। अब कोई पुनः परिवर्तन को रोकना है, अगर बीमारी को फिर से होने से अगर रोकना है तो निरंतर औषधि जो है जारी रखते हैं। और 10वां पॉइंट है भावनात्मक जो है और परामर्श देकर बच्चे और परिवार को लंबे समय से रोग से कैसे सामंजस्य स्थापित करना है इसमें सहायता करते हैं। क्योंकि अल्सराइटिव कोलाइटिस
कोलाइटिस एक लंबे समय से चले आ रहे बीमारी हो सकते हैं या लंबे समय तक यह चल सकते हैं, समझ गए। तो देखिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, जिस रोग में अगर सर्जरी आ जाए, सर्जरी संभव हो, तो उसके लिए सर्जिकल प्रबंध अलग से लिखते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल प्रबंध ही होनी चाहिए। यहाँ पे तो मिक्स सब चीज़ ना है, तो ऐसा नहीं होता है। सर्जरी कौन सा है पता है, उसके लिए आप कौन कौन सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद कैसे देखभाल करेंगे ये आपके ऊपर है। और यह तो एक नॉर्मल देखभाल हो गया मिक्स, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी अगर नर्सिंग देखभाल लिखना हो तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद लिखिएगा, ऐसे करके तो जाके आपको बेहतर होगा। ओके, यहाँ पे टोटल इंग्लिश दे रखे हैं, जो भी ऊपर हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे इंग्लिश दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं लेना है, आप लोगों को टेंशन भी नहीं लेना है, हमने क्लियर करके यहाँ पे सब बता दिया। मेन होता है क्वेश्चन और उसके आंसर को समझना। अब देख लीजिए, फिगर भी देख लीजिए। जैसे एक व्यक्ति है, इस प्रकार से बड़ी आंत होता है जो यहाँ पे देख रहे हैं, समझ गए। अब देखिए यह छोटी आंत है और ये आपका बड़ी आंत है, तो हम लोग क्या पढ़े, बड़ी आंत के क्लोन में ही ये होता है। अब आपको पता है कि यह जो है आपका क्या है, क्लोन है, इसी में ए वाला जो है क्लोन होता है, ये जो साइड से देख रहे हैं ना, यही क्लोन होता है। अब यह बड़ी आंत का समझिए सबसे बड़ा हिस्सा होता है, समझ गए। तो ये जो होता है इसी प्रकार से छल्ला हो जाता है, छल्ला कुछ इसी प्रकार से दिखने में मिलता है, इसी प्रकार से छल्ला भी हो जाता है, सूजन भी हो जाता है इसमें, समझ गए। और यहाँ से ब्लीडिंग आने लगता है, और यही अल्सराइटिव कोलाइटिस होता है, जो कोलोन के आंतरिक लेयर में जो सेलेस्मा, जो मेम्ब्रेन झिल्ली होता है, म्यूकस, उसमें यह हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए फिगर के माध्यम से। अब हम लोग एक और प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी कभी आपसे पूछेगा, 5 नंबर में पूछता भी है, 5 नंबर में पूछता भी है प्रश्न कि बच्चों में टेम्पर टेंट्रम समस्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब एक बच्चे में टेम्पर टेंट्रम समस्या का शॉर्ट में वर्णन करना है, समझ गए। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में वर्णन कर लेते हैं। टेम्पर टेंट्रम तो नया वर्ड है, थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, लेकिन अच्छा प्रश्न है। देखिए, बच्चों द्वारा बेतरतीब ढंग से अपना गुस्सा प्रकट करना टेम्पर टेंट्रम कहलाता है, समझ गए। कई बार बच्चे अपनी जिद पूरी करवाने हेतु जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं कि माता पिता को स्थिति संभालना कठिन हो जाता है, वह उन्हें अन्य लोगों के सामने शर्मसार होना पड़ता है। हालांकि टेम्पर टेंट्रस के कारण बच्चों में मूड बदलाव या कम्युनिकेशन की कमी, भूख प्यास या नींद की कमी हो सकता है, समझ गए। देखिए टेम्पर टेंट्रम क्या होता है, तो टेम्पर टेंट्रम का मतलब होता है कि एक अजीबोगरीब बच्चा जो है हरकत करते लगना, जैसे एकदम गुस्सा, झल्लाहट टाइप का। मतलब देखते हुए कभी कभी बच्चे को अगर कोई चीज़ चाहिए तो काफ़ी जिद कर लेता है। जैसे आपके मोहल्ला में कुल्फ़ी वाला आ जाएगा और बच्चा का अगर मन हो गया कि हमको खाना ही खाना है, तो वह जो है मिट्टी कोड़ देगा आपके ज़मीन के, चाहे माता पिता के आसपास जाकर, कि नहीं हम खाएंगे ही खाएंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं देने पर वह बच्चा ज़मीन पर लौट जाएगा, अपने आप को एक अलग अजीब सा हरकत करने लगता है, एक नॉर्मल बच्चा, सामान्य बच्चा। तो उसी स्वभाव को टेम्पर टेंट्रम कहा जाता है कि बच्चा में टेम्पर आ जाता है, उत्तेजना, और बच्चा जो है लोटपोट होने लगेगा ज़मीन पर, एक अजीबोगरीब बेतरतीब जो है ढंग उसके अंदर आ जाएगा, गुस्सा प्रकट करने लगेगा, और मना कीजिएगा तो वह जिद करने लगेगा, ज़मीन पर लेट जाएगा, समझ गए। किसी को आप माता पिता है उसी को अपने खिस दिखाने के लिए माता पिता को जो है साथ झिक्का झोर करने लगता है। तो इससे जो है बच्चे को क्या होता है, अजीबोगरीब जो है उसके गुस्सा को दिखाता है। और कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन बच्चा कर देगा, जिद कर देगा किसी चीज़ को लेकर, कि वह क्या होगा, ऐसे करने लगेगा कि जो है बाहर में रहिएगा और कोई सामान खरीदने के लिए कह देगा, और मना करने पर ऐसा वह करने लगेगा बच्चा कि दूसरे के सामने जो है आपको शर्मसार, लज्जा कर देगा, ऐसा कर देता है बच्चा सब। तो यही एक जो है आपके टेम्पर टेंट्रम होता है, अजीबोगरीब गुस्सा प्रकट करना, ज़मीन पर लेट जाना, दूसरे के सामने में जो है दूसरे के देख के जो है सामान को लेने के लिए जिज्ञासा जगना, उसमें एक अलग मूड बनना, समझ गए। ये सब जो है टेम्पर टेंट्रम होता है। और जिस बच्चे में अगर इस टाइप का व्यवहार होता है तो उसमें कम्युनिकेशन की कमी, मतलब बातचीत करने में जो है उसके समस्या देखा जाता है, भूख प्यास या नींद में भी कमी हो सकता है टेम्पर टेंट्रम के कारण, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
अब ये टेम्पर टेंट्रम के बारे में जितना हो सके, जितना आप बच्चे के गुस्सा, जितना एग्जाम्पल के बारे में हो सके आप लिखिएगा, क्योंकि 5 नंबर में पूछेगा तो आपको तो 1 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा। तो कम से कम आधा पेज तक इस टेम्पर टेंट्रम के बारे में जितना मैं बताया उसको आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका प्रबंध कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, चलिए बताते हैं। कहता है माता पिता को बच्चों को टेम्पर टेंट्रम के कारणों को जानने की कोशिश करना चाहिए। अब अगर टेम्पर टेंट्रम किसी बच्चा में दिखे, अजीबोगरीब उसका क्रोध हो या अजीबोगरीब उसका जो है व्यवहार करने लगे, किसी चीज़ के लिए जिद करने लगे, ना माने बात को, तो उससे मैनेजमेंट में माता पिता को ये देखना चाहिए कि टेम्पर टेंट्रम जो है किस कारण से इसमें जो है इस प्रकार का व्यवहार आ रहा है, पहले उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। यदि यह बेवजह व किसी जिद के कारण है तो बच्चों को इस व्यवहार को अधिक ध्यान न देकर निगलेक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे देख लीजिए, यदि बच्चा बेवजह बिना किसी कारण, सिर्फ जिद के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आपको उसको ऐसे ध्यान नहीं देना चाहिए, निगलेक्ट कर देना चाहिए। ऐसे अगर व्यवहार जिद पकड़ा हुआ है और कर रहा है तो, समझ गए। टेम्पर टेंट्रम के दबाव में आकर जिद पूरी करने से उनके इस व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। और अगर अब बच्चा ऐसा व्यवहार करे, आपको अपने बात मनवाने के लिए ज़मीन पर लोटपोट हो, समझ गए, आपको झोंका झर करने लगे, मतलब आपके साथ मुँह का हाथाबाही करने लगे, तो आप उसको जो है निगलेक्ट कर दें। अगर आप उसके बात मानकर आप उसके जिद को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे उसका व्यवहार जो है इसके प्रति और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ावा मिलने लगेगा उसको, और वह सोचेगा कि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा जो है हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो अगली बार से भी फिर वो जो है वैसा ही करेगा। तो इसको जो है निगलेक्ट कर देना चाहिए। ये मैनेजमेंट, बच्चों को ध्यान दूसरी वस्तुओं पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे देखते होइएगा, कोई बच्चा अगर चॉकलेट खाने का जिद करता है तो जिनके माता पिता अच्छे समझदार रहते हैं तो कहते हैं कि चलो तुमको दूसरा चीज़ दिला देते हैं, ये बेकार है, ये ना खाओ, या फिर उसको ध्यान भटका के कहीं और ध्यान कर देते हैं। तो वही चीज़ें हैं, बच्चों को ध्यान दूसरी वस्तुओं पर लाने की कोशिश करना चाहिए जब ऐसा जिद करे तो, समझ रहे हैं। बच्चों को किसी अन्य गतिविधियों में व्यस्त करें ताकि उस ध्यान अन्य वस्तुओं पर न जाए, समझ गए। अगर बच्चा किसी चीज़ को लेकर जिद करे, अपना व्यवहार गुस्सैल दिखाए, तो आपको उस प्रकार के चीज़ों से ध्यान भटका के अन्य चीज़ों की तरफ जो है उसे व्यस्त कर देना है। उसे या तो उसे कोई मनोरंजन मोबाइल लगा के दे दीजिए, या फिर कुछ और जो है उसमें चीज़ में व्यस्त कर दीजिए ताकि उस वस्तु की ओर ध्यान न जाए जो वो चाह रहा है, समझ गए। अगर आप उसके मन को पूरी करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसके और आदी हो जाएगा और यह व्यवहार उसका एक दिन खतरनाक रूप भी ले लेगा। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना है, ओके। और यही टेम्पर टेंट्रम होता है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। 5 नंबर में आपसे टेम्पर टेंट्रम के बारे में पूछा जा सकता है, ओके। यहाँ पे टोटल मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखा है, तो आप लोग समझिए और अच्छे से पढ़िए। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों को एक बार फिर से छठ का बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से मस्त तरीके से छठ मनाइए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ओके। और मैं ये कहता हूँ जो यूपी के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सब प्रश्न को जब तक मैं क्लास 2 दिन 3 दिन नहीं ला रहा हूँ, कोशिश कीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर का है तो रिवीजन करें, फर्स्ट ईयर का है तो रिवीजन शुरू करें। हम अपने चैनल पर वो हर एक टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं। आपको अगर पूरा टॉपिक इस साल नहीं मिल रहा है तो आप पिछले साल का देख सकते हैं। पिछले साल तो मैं कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ। 21 से 22 सर्च मारिएगा तो वहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना हो सर्च मारिएगा नर्सिंग ज्ञान करके तो आ जाएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। तो जो भी यूपी के स्टूडेंट है, जो भी टॉपिक आपको कन्फ्यूजन लगे, आप आइए चैनल पर, सर्च मारिए और साथ में नर्सिंग ज्ञान लिखिए, फलाना टॉपिक सर्च मारिए, आपके सामने आ जाएगा। उसको सर्च देखिएगा, समझिएगा और आराम से लिखिएगा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा जो भी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर यूपी के स्टूडेंट है जिनका 21 नवंबर से एग्ज़ाम है, तो उनको ये काम करना चाहिए कि उनको जो है सबसे पहले अपना जो है हाईलाइट क्वेश्चन जितना है आपके सिलेबस में उसको कंप्लीट कर लीजिए। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनका यही करना चाहिए कि जितने जितने हाईलाइट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन सब है, नामी क्वेश्चन सब है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो जो अभी डर रहे हैं पास होने से, उनको बेहतर जो है रिजल्ट आ जाएगा, ओके। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।